हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम एससीएस न्यूज़ के साइमल कास्ट रोजी रोटी प्रोग्राम के अंदर। और इस प्रोग्राम में दोस्तों हम चर्चा करते हैं आपके घर की रसोई की, आर्थिक समस्याओं की, वो सब अर्थव्यवस्था से जुड़ी बातों की जो आपको और हमको दिन रात परेशान करती हैं या फिर हमारे लिए चुनौतियां, चैलेंजेस पेश करती हैं। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए और उनके ऊपर विवेचना के लिए हमारे साथ होते हैं हमारे मित्र नयन पारेख भाई। नयन भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दिनेश। सोमवार का दिन आपके बिना पूरा नहीं होता है। सोमवार का दिन मतलब रोजी रोटी का दिन। रोजी सवेरे रोटी का हमको दिन। उठने के पहले इमीडिएटली पता लगता है कि आज रोटी रोटी का दिन है, तो आपसे बात वैसे करें और नक्की बिल्कुल करें क्या बात करनी है आज। वैसे तो भोलेनाथ का दिन होता है ये, लेकिन हमारे लिए हमारे नयन पारेख भाई ही एक नया स्वरूप धर कर आते हैं और नई नई चीजें हमें बताते हैं। दोस्तों, इस हफ्ते चूंकि यूक्रेन वॉर जो है अब लंबी खिंच चुकी है, 2 महीने से ऊपर हो गए हैं और उसके असर दुनिया के ऊपर नजर आने शुरू हो गए हैं। जहां श्रीलंका के अंदर समस्या थी, पाकिस्तान में समस्या थी, अब नेपाल भी उसी समस्या के अंदर एंटर हो गया है और बहुत सारी चीजों के इंपोर्ट पर नेपाल ने लगाई है रिस्ट्रिक्शन। करीब करीब 7-8 बिलियन डॉलर के आसपास का इंपोर्ट रोक दिया गया है या कर्टेल कर दिया गया है। और करीब करीब 2/3 इंपोर्ट जो होता है नेपाल का, वो भारत से होता है। तो भारत के जो उद्यमी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान। और ये तब हुआ है जबकि ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट होते ही हमें नुकसान झेलना पड़ा है। और यही नुकसान हमें श्रीलंका के अंदर भी झेलना पड़ रहा है कि वहां जो एक्सपोर्ट होता था वो भी सारा खत्म हो गया है। इसके साथ ही दूसरी मुख्य खबर है, व्हीट का प्रोक्योरमेंट ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा इस साल। और सरकार के गोदाम जो आपको अभी तक भरे हुए नजर आ रहे थे, ओवरफ्लोइंग थे, अब खाली होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राइवेट व्हीट प्रोक्योरमेंट करने वाले जो लोग हैं उनको नजर आ रही है एक्सपोर्ट की। कुछ तो एक्सपर्ट यहां तक कह रहे हैं कि अगर स्थितियों को जल्दी संभाल नहीं लिया गया तो अभी जो 21 रुपए में गेहूं बेचा जा रहा है एमएसपी के द्वारा और प्राइवेट को 2223 में, रिटेल में उसके भाव 50 रुपए क्रॉस कर सकते हैं कुछ ही महीनों के अंदर। और बाद में भारत के लिए स्थितियां दुश्वारियां वाली होंगी, क्योंकि एक बार को गेहूं इतना महंगा हुआ तो सीधा इंपैक्ट चावल पे आएगा, क्योंकि ये दो मुख्य भारत के स्टेपल डाइट्स हैं देखा जाए तो। नैन भाई, सबसे पहले तो नेपाल और श्रीलंका हालात काबू से बाहर हैं। भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। उन पर असर पड़ने का मतलब हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर असर और हमारे ऊपर असर। वहां के जो नागरिक हैं बहुत परेशान हैं। नेपाल की सरकार ने अपने 2 दिन की छुट्टियां कर दी है कि फ्यूल का कंजप्शन कम हो सके, और जो उनके जो फ्यूल कंजप्शन के जो कोटास थे वो भी करीब करीब 20% स्लैश कर दिए गए हैं। श्रीलंका में तो पूरे स्लैश हो चुके हैं, नेपाल भी स्लैश हो गए हैं। सबसे पहले इन दो देशों के बुरे हालात के ऊपर और भारत के ऊपर पड़ने वाले उसके विपरीत प्रभाव पर, नयन भाई। आपने बिल्कुल सही शुरुआत की कि हमारे दो पड़ोसी जो देश है और जो हमारे सबसे करीब है, साउथ से जैसे आप बोट लेके निकले तो श्रीलंका पहुंच जाएंगे, और नेपाल तो हमेशा हमको छू के ही रहा है। और जी मेरे ख्याल से इंडियन नेशनल को पासपोर्ट के बगैर भी नेपाल आधार कार्ड पे भी दाखिल होने देते हैं। जी तो जी जी। ऑलमोस्ट हमारी एकदम छू के नज़दीक की टेरिटरी है, और इसीलिए वो दोनों जगह कुछ भी होता है तो हम लोगों को उसकी चिंता होना, हम लोगों को उसकी फिक्र होना स्वाभाविक है। और पहले श्रीलंका की बात करें, क्योंकि श्रीलंका मेरे ख्याल से और भी एक गंभीर परिस्थिति में है। जैसे आपने कहा, वहाँ तो आपने नेपाल सरकार का जैसे बताया कि वो लोग कम कर रहे हैं, श्रीलंका में तो ऑलरेडी वो सिचुएशन है कि लोग ऑलरेडी तकलीफ में हैं, जी स्ट्रीट पे उतर आए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी मुश्किल है। जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं उसमें नागरिकों ने अपने प्राण गंवाए हैं, और जी ये सिचुएशन में रेशनिंग वहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट है। तो आपको मोटरसाइकिल पे 2 लीटर मिलेगा, गाड़ी हो तो 4 लीटर मिलेगा पेट्रोल। उस टाइप की सिचुएशन में ऑलरेडी श्रीलंका है। मेरे श्रीलंका पास एक
एक न्यूज आई है जी, नयन भाई, मैं जोड़ देता हूं आपको यहाँ जी, पर श्रीलंका के बारे में। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आईएमएफ से रिक्वेस्ट किया है कि फॉर टेम्परली श्रीलंका को लोअर इनकम ग्रुप के अंदर डिग्रेड कर दिया जाए, ताकि उनको मल्टीलेटरल जो एड एजेंसीज हैं उसके द्वारा ज्यादा लोन मिल सके, एक टेम्पररी मेजर के तौर पे। हालांकि उनकी पर कैपिटा इनकम तो $4,500 पे थी, जो कि पूरे हमारे साउथ एशिया में सबसे ऊपर थी देखा जाए तो। लेकिन फिलहाल इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है कि उनको डाउनग्रेड कर दिया जाए, ताकि उनको लोन मिलने में दिक्कत ना हो और वापस सिचुएशन को फेस कर सके। ये आज के ताजा हालात हैं, ये मैंने जोड़कर बिल्कुल। बताया। इनफैक्ट आपकी बात सही है, क्योंकि हमारे जो वित्त मंत्री है वो वहाँ आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रूप में वहाँ गए हैं, और वहाँ के जो डेलिब्रेशंस है उसमें जो हमारे वित्त मंत्री है वो न सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, पर क्योंकि श्रीलंका के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो एज अ बोर्ड ऑफ गवर्नर हमारे जो वित्त मंत्री है वो श्रीलंका को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो नेपाल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो बांग्लादेश को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आसपास के हमारे जो छोटे छोटे पड़ोसी देश है उन सबको अपने खुद के आईएमएफ में गवर्नर मेंबर ना होने के कारण हमारा भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी इसीलिए जी हमारे वित्त मंत्री ने जो किया वो न सिर्फ एक पड़ोसी होने के नाते, पर एक श्रीलंका के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते किया, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन कदम है। और उसके साथ साथ देखिए, इंडिया ने तो ऑलरेडी, आपने एक्सपोर्ट गंवाने की बात की, पर इंडिया ने तो अपने तरीके से ऑलरेडी अबाउट $2 बिलियन के कोई ना कोई रूप में सहाय देने की शुरुआत कर दी है। हमारे कंटेनर्स ऑलरेडी वहाँ पहुँच रहे हैं, हमारे जो फाइनेंशियल हेल्प है वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच रही है। पर श्रीलंका का थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझ लें तो देखिए, श्रीलंका पे हावी हुआ है चाइना, और चाइना वहाँ जो एक साहूकार सेठ होता है उसकी तरह चाइना की ये पॉलिसी हमारे रोजी रोटी के जो दर्शक हैं उनको बताएं कि उनकी जो है वो लोन शार्क जैसे होते हैं, उस तरह की एक उनकी इम्प्रेशन बन गई है। तो वो क्या करते हैं कि जो इकोनॉमिकली वीक लोग होते हैं, इकोनॉमिकली वीक जो देश होते हैं, उनको वो लोग फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, पर उनके मन में ये मंशा होने का माना जाता है कि उनको वो पैसे वापस नहीं चाहिए, उनको वो देश पे कोई ना कोई काबू करने का तरीका चाहिए। तो जैसे उन्होंने श्रीलंका को मदद की है, अब श्रीलंका को इंडिया ने इतनी मदद की है, पर चाइना के पास इतने वक्त से वो लोग गुहार लगाए खड़े हैं, पर चाइना ने आज जो इंडिया ने मदद की है उससे 2 to 3% मदद भी बड़ी मुश्किल से की है, क्योंकि नहीं की। चाइना की मंशा ये नहीं है कि उनको मदद करे। चाइना की शायद मंशा ये है कि अभी भी परिस्थिति खराब हो, और जब और परिस्थिति खराब हो तो उनके जो एक स्ट्रेटेजिक असेट्स और है, जैसे कि कोलंबो का पोर्ट है, तो उसमें जो उन्होंने डेट दिए हुए हैं उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर ले, और उसके तरीके से जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स है श्रीलंका की उस पे वो काबू पा ले। तो उनके उस मंशा के होने के कारण आज उनकी ओर से बिल्कुल मदद नहीं आ रही है, और अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है वो दोनों प्रो चाइना माने जाते हैं, और उन्होंने चाइना के फेवर का रुख लिया हुआ है। पर उसके बावजूद मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर उनके आ गए, उसको आज 3 महीने हो गए, पर उनसे मदद ज़्यादा नहीं आ रही है। जो 2-3% मदद आ रही है कंपेयर टू इंडिया, वो भी ना के बराबर है, और इसीलिए लग रहा है कि इंडिया मदद करेगी पर चाइना ज़्यादा मदद नहीं करेगा, एंड चाइना वुड वेट ताकि श्रीलंका की हालत इतनी खराब हो कि उनके जो भी डेट्स है वो वो लोग कन्वर्ट कर ले इक्विटी में। इसीलिए चाइना को जब रिक्वेस्ट की गई कि भाई आपके जो डेट है और हमारे पास आज पैसे नहीं है, तो उसको रिस्ट्रक्चरिंग का हमको ऑप्शन दीजिए, आपको जो डेट सर्विसिंग करनी है उसके लिए हमको वक्त दीजिए, उस सब चीज़ों पे चाइना बोल रहा है कि हम लोग अभी सोच रहे हैं कि श्रीलंका के लिए सबसे बेहतर सोल्यूशन क्या होगा, और उसके बारे में सोच के फिर बताएंगे। पर श्रीलंका की आज हालत यह है कि उनको 24 घंटे निकालने में दिक्कत आ रही है, और बड़े लंबी बातें जो चाइना कर रहा है उससे मेरे ख्याल से श्रीलंका को बिल्कुल मदद नहीं हो रही है। तो वहाँ लोगों के प्राण निकल रहे हैं, लोगों को फ्यूल नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो लोगों की जिंदगियां जो है वो बद से बदतर होती जा रही है, और चाइना है वहाँ कि वो अपना कोई भी स्पेसिफिक मदद देने का नाम ही
नहीं ले रहा है। तो जिस तारे पे नजर थी हमारी, उसकी तरह हो गया कि श्रीलंका की नजर थी, जो चाइना के प्रति आस लगाए बैठे थे कि उनकी मदद होगी, वो मेरे ख्याल से नहीं हो रही है। एंड चाइना की जो पब्लिक इमेज है वो थोड़ी सी इससे मार खा सकती है। पर चाइना को इसकी इसलिए परवाह नहीं है क्योंकि वो एक गांव के सेठ के साहूकार की तरह है, और उनको पता है कि जब किसी देश को पैसे की जरूरत पड़ेगी तब उनको उनके पास आना पड़ेगा, और उनकी पब्लिक इमेज खराब हो अच्छी हो, जैसे कल पाकिस्तान को कोई दिक्कत आ जाए और छोटे कोई देश को दिक्कत आ जाए तो उनको चाइना के पास जाना पड़ेगा। और उनको पता भी है कि चाइना कल को थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल करेगी, पर उसके बावजूद चाइना मान रहा है कि उनके पास कोई चारा नहीं होगा और उनके पास उनको आना ही पड़ेगा। तो ये एक चाइना वाला जो एंगल है श्रीलंका का, जो हमारे दर्शक थोड़े से समझ ले, ताकि उनको पता रहे कि वे चाइना की ओर से मदद नहीं आएगी। इंडिया जरूर खड़ा है, इंडिया ने तो अभी रिसेंटली सारी, है। जी हाँ, इंडिया की मदद तो ऑलमोस्ट सब कुछ मिला के $3 बिलियन क्रॉस कर चुकी है इस टाइम। टोटल जो मैंने अभी किया था तो मैंने देखा था ऑलमोस्ट $3 बिलियन क्रॉस हो गई है, विच इज क्वाइट हाई एक्चुअली, और वो भी इमरजेंसी में किया है। आते हैं नेपाल के क्राइसिस पे। नेपाल की हालत बहुत खराब है सर इस समय, और सारे के सारे इंपोर्ट्स रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए वहां पर, और भारत का तो ऑलमोस्ट करीब करीब $7.5 बिलियन तो 2019 में एक्सपोर्ट था, और $8.5-9 बिलियन के करीब करीब लास्ट ईयर भी था। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए नयन भाई जरा दर्शकों को। श्रीलंका से नेपाल की हालत थोड़ी सी अलग इसलिए है कि श्रीलंका का जो मेन सहायक था वो चाइना है, पर नेपाल का हम है। जैसे नेपाल में हम जो एक्सपोर्ट करते हैं और चाइना जो एक्सपोर्ट करता है उसकी कोई बराबरी नहीं है। हम अबाउट 2/3 ऑफ चाइना टोटल नेपाल टोटल इंपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं, और चाइना का हिस्सा बहुत कम है। तो इसीलिए नेपाल का डिपेंडेंस भी हमारे पर ज्यादा है, और हमारा भी उन पे एक ट्रेड पार्टनर की तौर पे डिपेंडेंस ज्यादा है। तो आपने जैसे कहा, हमारे जो इंडस्ट्रीज है, हमारे जो ट्रेडर्स है, हमारे जो व्यापारी है जो कि नेपाल के साथ बिजनेस कर रहे हैं, अब उनको एलसीवी मिलना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नेपाल सरकार ने कहा है कि हमारे पास सिर्फ अब 6 महीने का फॉरेन एक्सचेंज है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो भी लग्जरी या नॉन नेसेसरी काइंड ऑफ आइटम्स है उस सब पे अभी बैन लगाया है। फिर आगे वो रिव्यू करते जाएंगे। उनका कहना है हमारी हालत श्रीलंका जितनी खराब नहीं है, और वो लोग अपील कर रहे हैं अपने जो 1 लाख नेपालीज बाहर हैं उनको कि आप हर रोज मतलब कि एटलीस्ट 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में $10-10 हजार जमा कर दीजिए। उस पर आपको 6-7% इंटरेस्ट मिलेगा, देश को मदद होगी, आपका और नेपाल का एक संबंध चालू रहेगा। क्योंकि देखिए, नेपाल और श्रीलंका दोनों में एक बात बराबर है कि दोनों के इकोनॉमी है वो रेमिटेंसेस पर और टूरिज्म पे डिपेंडेंट थी। और कोविड ने जैसे कई घरों को उजाड़ा है, कई जानों ली है, ऐसे ही ये 2 देश मेरे ख्याल से कोविड के कारण जो सफरिंग कंट्रीज है उसमें हमको पहले नजर आते हैं कि दोनों का रेमिटेंस और दोनों का टूरिज्म इतना हार्डली हिट हुआ है कि दोनों की इकोनॉमी चरमरा गई है। इस बात से नयन भाई एक मतलब और ये भी निकलता है कि इन दोनों देशों को अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने की अब जरूरत है, कि सिर्फ वो टूरिज्म के ऊपर जिंदा नहीं रह सकते हैं, रेमिटेंस पे जिंदा नहीं रह सकते हैं। यानी कि जो इंटरनल इंडस्ट्री है, अगर उसको वो स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में इस किस्म के झटके उनको और कभी भी लग सकते हैं। फिर तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एज अ कंट्री आपको क्या इससे सीखना चाहिए। तो देखिए, यदि आप रेमिटेंसेस पे, मतलब जो आप नेपालीज और श्रीलंकन आपके बाहर है उनके रेमिटेंसेस पे और टूरिज्म पे, दोनों पे ही डिपेंडेंट है और अपने आप को मजबूत नहीं कर रहे हैं, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे नेपाल के केस में उनके जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है और इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो उनके इम्पोर्ट के कंपेरिजन में एक्सपोर्ट हार्डली few परसेंटेज है। तो ये जो इम्बैलेंस ऑफ उनका ट्रेड है, उसकी चपत उनको तब लगती है जब कोरोना जैसी कोई आपत्ति आ जाए, वरना जब तक सही सब चल रहा हो तब तक आपकी इकोनॉमी पे ये असर नहीं आता है। बट यू हैव टू मेक योर इकोनॉमी प्रूफ ऑफ ऑल दीज नेचुरल कैलामिटीज। तो इसीलिए कोरोना के पहले किसी के लिए भी ये सोचना मुश्किल था, पर अब जो की बात आ गई है तो मेरे ख्याल से हर देश को अब ये सोचना चाहिए कि यदि आप सिर्फ टूरिज्म वगैरह पे ही डिपेंडेंट है तो आपकी क्या हालत होगी। आप कुछ बना ही नहीं रहे। जैसे मालदीव्स का, अभी मैंने स्टडी नहीं किया पर मुझे पता है कि मालदीव्स का भी डिपेंडेंस जो है वो मेनली टूरिज्म पे है,
और टूरिज्म भी वो ज्यादा इंडिया से आता है उस पे है। अब ये देशों जो को तकलीफ होने वाली है क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग बेस और सर्विस बेस पे मजबूत नहीं किया है, क्योंकि ट्रैवलिंग और टूरिज्म से उनका भला हो जाता था। ये सबको देखने वाली बात है, मॉरिशस को देखने वाली बात है, मालदीव्स को देखने वाली बात है। जो टूरिज्म डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज है उनकी क्या हालत होगी और उनकी ये हालत में उनको कौन मदद करेगा। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में एक तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को तो दिक्कत है ही, क्योंकि उनका जो व्यापार है मेनली नेपाल पर डिपेंडेंट, वो सब खत्म हो जाएगा। और अभी नेपाल कह रहा है कि हमारी हालत श्रीलंका जैसी बुरी नहीं है, पर यदि हालात यही चले तो 2-3 महीने के बाद हम लोग जब और रोजी रोटी का एक एपिसोड करेंगे तब शायद नेपाल की ऐसी कोई बात हमको न करनी पड़े। इसके लिए हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आपके नेबर जितने वीक होते हैं या स्ट्रांग होते हैं, इतने ही आप वीक या स्ट्रांग हैं। बिल्कुल। हम आते हैं अपनी अगली खबर पर। कोई एक दिन नहीं जा रहा है जब किसी भी मेजर न्यूज़पेपरों में व्हीट यानी कि गेहूं एक मेन न्यूज़ बनकर नहीं आ रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस की तो कुछ मेन न्यूज़ तो बहुत चौंकाने वाली इस टाइम आ रही हैं, और करीब करीब सभी न्यूज़पेपर के अंदर एक भी दिन नहीं जाता जब उसके बारे में न्यूज़ नहीं है। प्रोक्योरमेंट इतने वीक हो गए हैं, जहां ओवरफ्लोइंग गोडाउन्स थे। आज के फिगर्स जो मेरे पास हैं, खास तौर से कुछ मेजर न्यूज़पेपर में से जो आज के फिगर्स हैं, कि अप्रैल 23 तक जो प्रोक्योरमेंट है पंजाब के अंदर, जो लास्ट ईयर जो था वो 71 लाख टन था। पंजाब में तो 71 लाख टन है, लेकिन प्राइवेट भी काफी हुआ है वहां पर। सॉरी, हरियाणा में लास्ट ईयर ये करीब करीब 69 लाख टन था, घटकर 35 लाख टन रह गया है, आधा ही ऑलमोस्ट। एमपी में 48 लाख टन की जगह 25 लाख टन है सिर्फ। उत्तर प्रदेश में 6.25 लाख टन की जगह सिर्फ 77,000 77,000 टन रह गया है। गुजरात इज पिटिएबल स्टेट, जहां अब तक 45,000 टन था, सिर्फ 6 टन आया है। और गुजरात, एमपी एंड राजस्थान आर टाउटेड टू बी 3 स्टेट्स which will be, I think, playing a major game as far as exports are concerned from the private parties. इसका मतलब यह है कि इन 3 स्टेट्स में, राजस्थान, गुजरात, एमपी और यूपी, यहां पर जो बड़े प्रोक्योरमेंट हो रहे हैं इस समय, वो सारे प्राइवेट वालों के द्वारा हो रहे हैं। 2100 का गवर्नमेंट का एमएसपी है, वो 2200-2300 पे खरीद रहे हैं। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में, क्योंकि दुनिया में व्हीट की इतनी कमी है, आज के एक मेजर इकोनॉमिक न्यूज़पेपर में जो कि हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का है, बहुत बड़ा आर्टिकल है व्हीट के ऊपर ही, और दुनिया में जो हंगर होने जा रही है, जो एक क्राइसिस होने जा रहा है, एंड व्हीट इज प्लेइंग ए मेजर पार्ट इन दैट हंगर। ये नयन भाई, ये सिचुएशन डराने वाली है। और यहाँ पर अगर इंडिया से कह रहे हैं कि ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया, तो देयर विल बी सिचुएशन व्हिच विल बी वेरी क्रिटिकल, एंड मे बी प्राइसेस विल क्रॉस 50 रुपीज पर केजी, मे बी विद इन 3 और 6 मंथ्स। आपने बिल्कुल सही फरमाया, और इसमें मेरे ख्याल से हम लोगों को, स्पेशली हमारी सरकार को, एक व्यू लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो क्रॉप है वो तो इट इज अराउंड 111 मिलियन टन्स इवन दिस टाइम। तो सर, एक चीज जोड़ दूं, एक नया डेटा आया है, वो कल ही आया है। 111 का अनुमान था, लेकिन रियल अनुमान जो था 109 के मिलियन टन के आसपास था। लेकिन जो नई स्टडीज आई हैं, उसने बताया कि जो हीटिंग हुई है इस साल, उसकी वजह से 10% प्रोडक्शन डाउन हुआ है, और राइट नाउ द ऑप्टिमम प्रोडक्शन मे नॉट क्रॉस 98 मिलियन टन। कि जो हीट ने डिस्ट्रॉय कर दिया है फसल को, तो उस हीट की, अर्ली हीट की वजह से प्रोडक्शन इज डाउन बाय 10 to 15%, एंड द मैक्सिमम फिगर्स व्हिच आर बाय द साइंटिस्ट, दे से इट मे नॉट टच इवन 100 मिलियन टन नाउ। ये तो आपने एक बिल्कुल ही नई घटना जोड़ दी, और कल और आज की खबर है ये। बिल्कुल, क्योंकि मैं जो कल तक देख रहा था या 2 दिन पहले देख रहा था, उसमें तो देयर वाज एन एस्टिमेट कि हम लोग करीब 111 मिलियन टन्स बना लेंगे। पर आपने जैसे कहा कि गर्मी भी अब कड़ाके की हो रही है, एंड ग्लोबल वार्मिंग के कारण अहमदाबाद में भी जो अप्रैल का महीना है वो कहीं मेरे ख्याल से 20-25 सालों के बाद सबसे गर्म महीना हुआ है। और ये गुजरात में ही नहीं, मेरे ख्याल से बाहर भी और भी राज्यों में वही सिचुएशन होगी। तो यदि ये भी परिस्थिति होती है, तो मेरे ख्याल से आपने जैसे कहा वैसे जो 3-6 महीने में नहीं, यदि इतना क्रॉप कम आता है तो हमारी परिस्थिति वो हो जाएगी कि नियर फ्यूचर में, कहीं अगले महीने में, उसके बाद 2-3 महीने में हमारे जो दाम है वो, क्योंकि मार्केट तो आगे का सोच लेता है,
और इसीलिए होर्डिंग हो जाएगा, इसीलिए भाव बढ़ने शुरू हो जाएंगे। एंड आई थिंक हम लोगों को उस परिस्थिति में एक पोजीशन लेने की जरूरत है कि हम एक्सपोर्ट इसमें करने देंगे कि नहीं, क्योंकि एक तो फसल कम हो और ऊपर से एक्सपोर्ट ज्यादा हो, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का प्रोडक्शन है नहीं, वो अवेलेबल नहीं होगा लोगों को, तो वर्ल्ड से आपको अट्रैक्टिव बाइंग ऑफर्स आएंगे। एंड यदि सरकार वो व्यू नहीं लेती है तो देयर वुड बी एन एडवांटेज फॉर पीपल टू एक्सपोर्ट इट एंड रियलाइज अ हायर वैल्यू देन इन इंडिया। तो हम लोग एक्सपोर्ट पे क्या कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे? हम लोग देखेंगे कि हमारे जो लोग हैं उनको तो एटलीस्ट गेहूं अवेलेबल हो, और साउथ में ज़्यादा चावल चलते हैं, यहाँ हमारे यहाँ तो एटलीस्ट गुजरात में लोगों को रोटी की ज़्यादा आदत है, तो व्हीट को हम लोग एक और भी अपना स्टेपल डाइट मानते हैं बजाय राइस के। तो और इसीलिए व्हीट इज मोर इम्पोर्टेंट देन पैडी फॉर अस। तो ये सिचुएशन में एक एक कास्केडिंग इफेक्ट ये आता है, जब व्हीट के ऊपर इम्पैक्ट आता है प्राइस का, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑनटू अनदर स्टेपल डाइट, राइस आल्सो। बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल। और हम लोग तो क्या आदी भी नहीं है ज्यादा चावल के, तो मैं जैसे चावल खाता हूँ हफ्ते में एक बार, वरना व्हीट तो हर रोज मेरा रोटी में जाता है। तो इसीलिए एक तो खाने की आदत भी है, और जैसे आपने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि भी व्हीट के दाम बहुत ज्यादा हो जाए और चावल के न बढ़े, तो चावल के भी पीछे पीछे बढ़ेंगे। और मेरे हिसाब से ऑल दैट वी हैव इन आवर हैंड, देखिए खरीफ क्रॉप जो आएगा उस पर अब ज्यादा हमारा काबू नहीं है। आपने जैसे बताया कि यदि समर का कहर है वो उस क्रॉप को कम कर देगा 10%, और यदि हम एक्सपोर्ट भी अलाउ करेंगे तो इंडिया में, हम तो रोजी रोटी की बात करते हैं, तो रोटी पे इसकी डायरेक्ट असर होगी, क्योंकि बिना व्हीट के रोटी कैसे होगी। और यदि रोटी पे असर होता है तो रोजी रोटी के हमारे देखने वाले जो दर्शक है उस सब पे असर होगा। और आपके ये प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग तो अपील करना चाहेंगे सरकार को कि हम लोग अपने एक्सपोर्ट की पॉलिसी के बारे में एक प्रेगमेटिक व्यू लें, और हम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हाई प्राइस रियलाइजेशन हो, पर वी विल नीड टू इवेल्युएट विज़ावी हमारे लोगों के बर्तन पे रोटी तो रखनी पड़ेगी, उनकी थाली में रोटी हम लोग ले लेंगे और कहीं ज्यादा एक्सपोर्ट प्राइस रियलाइज करेंगे, तो ये परिस्थिति कैसे हम लोगों को सबको गवारा होगी। दो मेजर न्यूज और हैं, क्योंकि आज रसोई घर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज हैं, तो मैं उनको चाहूंगा छोटा छोटा उसके ऊपर एक टिप्पणी लें। आने वाले हफ्ते में उस पर और विस्तार से हम बात करेंगे। एक तो ये है कि एडिबल ऑयल्स, अब इंडिया के दो जो मेजर इंपोर्ट्स हैं, $4 बिलियन मलेशिया से एडिबल ऑयल आता है और $4 बिलियन का इंडोनेशिया से आता है। इंडोनेशिया ने इस हफ्ते एडिबल ऑयल, पाम ऑयल का एक्सपोर्ट बैन कर दिया। अब दुनिया में यूक्रेन और रशिया से जो सनफ्लावर आया था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, वो आ नहीं रहा है। वो झटका पहले हमारे साथ पे था। अब इंडोनेशिया ने एडिबल ऑयल की कमी को देखते हुए अपने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, तो इंडिया के लिए $4 बिलियन का इंपोर्ट कहां से होगा, क्योंकि बाकी जगह एडिबल ऑयल अवेलेबल ही नहीं है दुनिया में। तो हमारे लिए परिस्थितियां नयन भाई बहुत खतरनाक हो गई हैं, तो ये देखा जाए तो, कि हम अब ये एडिबल ऑयल कहां से हम इंपोर्ट करेंगे देखा जाए तो। आपने बिल्कुल सही कहा कि पर इंडोनेशिया से हमको शायद सीखना ये होगा कि उन्होंने जैसे बैन कर दिया, ऐसे हम लोगों को व्हीट के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए कि नहीं, कि हम लोग उसका एक्सपोर्ट क्या बैन करेंगे। क्योंकि इंडोनेशिया ने पहले अपने जो इंडोनेशियंस है उसका सोचा होगा, और उन्होंने माना होगा कि भाई यदि इंडोनेशिया के लिए नहीं ऑयल बचेगा और बाहर भेजेंगे तो क्या फायदा। हमारे गुजरात में कहते हैं कि वो घर ना घंटी चाटे ने उपाध्याय ने आटो, तो मतलब घर के लोगों का आप ध्यान नहीं रखेंगे और बाहर के लोगों को आप दे भी देंगे, तो ये तो कहीं किसी को गवारा नहीं होगा। तो ऑयल में तो परिस्थिति ये होने ही वाली है, जैसे आपने कहा कि कैसे हम लोग इसको हैंडल करेंगे, और व्हीट में हम लोगों को उससे सीख क्या लेनी है वो भी हमको सीरियसली सोचना पड़ेगा। एक बहुत डेंजरस न्यूज जिसके बारे में अगले हफ्ते विस्तार से चर्चा करेंगे, वो ये है कि मेजर इकोनॉमिक न्यूज़पेपर दो हैं, नाम नहीं लूंगा, जिनकी मेन खबर है विस्तार के साथ में कि खरीफ की फसल सामने खड़ी है, जो कि अभी जून के अंदर राइस की प्लांटेशन आएगी इंडिया में। हमारे पास जो फर्टिलाइजर की नीड थी उसका सिर्फ 20% अवेलेबल इस टाइम। गवर्नमेंट इज स्काउटिंग फॉर द फर्टिलाइजर, इट्स नॉट अवेलेबल इवन एट द 3 times ऑफ द प्राइस। और सरकार ने जो 1,05,000 करोड़ उसके लिए रखा था सब्सिडी के तौर पर, अब कहा जा रहा है कि वो 2 लाख करोड़ से ज्यादा क्रॉस करेगा। अभी अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन पहले अनुमान के हिसाब से 1,65,000 करोड़ कर दिया गया है अभी
कि सरकार ने 1,05,000 करोड़ से बढ़ाकर कि प्रोविजनली 1,65,000 करोड़ फर्टिलाइजर का रखा है, जो बढ़कर 2.25 से 2.5 लाख करोड़ होगा। समस्या ये है कि फर्टिलाइजर आएगा कहां से? वो इसलिए क्योंकि रशिया और यूक्रेन फिर फर्टिलाइजर के सप्लायर्स हैं, अब वो सप्लाई नहीं करेंगे। तो ये 80% की जो शॉर्टेज है, जिसमें डीएपी भी है, पोटाश भी है और मिक्स ऑफ फर्टिलाइजर से, ये आएंगे कहां से? अल्टीमेटली कहां से प्रोक्योर किए जाएंगे? नयन भाई, अगले हफ्ते इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे हम, अभी छोटा सा टेल पीस है ये। जरूर। तो नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये जो परिस्थिति होने जा रही है फर्टिलाइजर के शॉर्टेज की, वो इनफैक्ट श्रीलंका ने भी जो शुरुआत की थी उसमें दे हैड ऑन देयर ओन डिसाइडेड कि भाई हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर नहीं लेंगे और सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लेंगे। ये भी एक उनकी पॉलिसी का एक नेगेटिव था, जो आज की परिस्थिति के लिए थोड़ा सा जवाबदार है। और आज की तारीख में फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हम लोग कैसे फेस करेंगे और उसके कारण हमारे क्रॉप्स पे और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे क्या 15 असर से आएगा। 10 से 20% चावल की भी शॉर्टेज हो सकती है। गेहूं ऑलरेडी 10% शॉर्ट में आ गया है। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सिचुएशन वेयर इवन इन द ग्रेन्स, जो कि हमारे ओवरफ्लोइंग थे, वहां पर हमारी शॉर्टेज होने जा रही है। बिल्कुल सही बात है। और जैसे आपने कहा, नेक्स्ट वीक इसकी हम और चर्चा करेंगे कि भाई ये जो फूड इन्फ्लेशन है और फूड पे जो हमारी शॉर्टेज है, उसके कारण जो जो इन्फ्लेशन और प्राइस बढ़ेंगे, वो मेरे ख्याल से एक ग्लोबल फिनोमिना है। मैं आज सवेरे एक हमारे मित्र अमेरिका में जो रेस्टोरेंट चलाते हैं उनसे बात हो रही थी मेरी, एंड ही सेज इन हिज लाइफ ही हैज नेवर सीन इन्फ्लेशन ऑफ दैट काइंड इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ही वाज सेइंग कि हम जो जो फूड प्रोडक्ट के हमारे दाम देख रहे हैं, वो बोले कहीं ना कहीं पिछले कुछ महीनों में 40% बढ़ गए हैं। तो हमारे जहाँ जैसे नींबू का हाल है और नींबू के भाव जैसे बढ़ रहे हैं और समर में ये हो रहा है, ऐसे ही वो कह रहे हैं कि वहाँ भी इतने दाम बढ़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ग्लोबल फिनोमिना है, क्योंकि यदि ऑयल पे असर होगा, यदि फर्टिलाइजर पे असर होगा, यदि व्हीट पे असर होगा, तो इसका जो है वो खामियाना पूरे विश्व को कोई ना कोई तरीके से भुगतना पड़ेगा। वही लोग बचेंगे जो कि खुद अपना बनाते हैं, जो भी थोड़ा फर्टिलाइजर अपना बनाते होंगे, जो थोड़े व्हीट अपने उगाते होंगे, जो थोड़े ऑयल अपना प्रोड्यूस करते होंगे। वो जो है वो अपने आप को जिन्होंने मजबूत कर रखा है, तब उन लोगों को मेरे ख्याल से ये परिस्थिति में थोड़ी सी राहत मिलेगी। लास्ट इंफॉर्मेशन, यूएनओ के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ने डिक्लेयर किया है कि सून वी आर एंटरिंग इनटू फेज विद इन 2-3 मंथ्स, जहां पर 80 करोड़ लोग दुनिया में, करीब करीब 770 करोड़ की आबादी है दुनिया की, 80 करोड़ जो 10% से ऊपर है, दे आर एंटरिंग इनटू फेज ऑफ एक्सट्रीम हंगर। नाउ दिस टर्मिनोलॉजी इज वेरी रेयरली यूज्ड, एक्सट्रीम हंगर। और ये डराने वाली सिचुएशन है, क्योंकि अब बहुत सारे आर्टिकल्स आने शुरू हो गए हैं अच्छे बड़े पेपर्स में, जो वर्ल्ड हंगर की ओर इशारा कर रहे हैं, और जहां पर खाने पीने की चीजों की भारी कमी होने की उम्मीद है। और इस किस्म का अगर ये एक्सट्रीम हंगर वाली पोजीशन आती है, और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा है, वार्निंग्स है, किसी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं है, तो ये परिस्थितियां आने वाले समय में इशारा कर रही हैं कि खाने पीने की चीजों में जो इन्फ्लेशन होगा वो इतना ज्यादा होगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारी जो हमारी जो फास्ट फूड चेन्स हैं, बर्गर बनाने वाले हैं या पिज्जा बनाने वाले हैं, नाम तो नहीं लूंगा किसी का, इन सब के दाम पिछले 1 महीने में इनके बर्गर्स और पिज्जा के 20% तक इंक्रीज हो गए हैं। हो नहीं रहे हैं, हो गए हैं। तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि इसके ऊपर जो सरकार जो जीएसटी कलेक्ट कर रही है, जो बोलते हैं रोबस्ट कलेक्शन है, वो इन्फ्लेशन बेस्ड कलेक्शन आ रहे हैं इस टाइम, ना कि रियल टाइम कलेक्शन जिसको कहा जाए कि वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं। वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। और साथ में एक चेतावनी ये है कि जितनी भी कंपनियों के दाम बढ़े हैं, कि इनके साथ ही इंडियंस की जो करीब करीब 58 से 60% जो हमारा जीडीपी का प्राइवेट कंजप्शन माना जाता है, 55-60 के बीच में, उनकी कंजप्शन पावर कम हो रही है इस समय। और ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति है, जहां चीजें खरीद नहीं पाएंगे और इन्फ्लेशन हाई होगा। और हमारा इन्फ्लेशन, अभी कल एक स्वामी अय्यर का आर्टिकल था कि वी शैल बी रेडी फॉर नाउ ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर ऑफ हायर इन्फ्लेशन फॉर एवरीथिंग इंक्लूडिंग फूड स्टफ। अब ये नीचे नहीं आएगा। डबल फिगर के इन्फ्लेशन के लिए आप तैयार रहिए, बिल्कुल आपके सामने खड़ा है। रादर रियल लाइफ में डबल फिगर का इन्फ्लेशन है, लेकिन शायद सरकारी आंकड़े उसको दिखा नहीं रहे हैं।
14.5% होलसेल और 7% रिटेल। मीन निकाले तो हम ऑलरेडी 10% पे हैं, क्योंकि वो भी हमें इंपैक्ट करते हैं। होलसेल का 34% जो वेटेज है वो फ्यूल और उन चीजों के बारे में है जो हमें डेली इंपैक्ट करता है। तो ड्रेडेड सिचुएशन है, हम इसके बारे में विस्तार से आपके सामने चीजों को लाएंगे। बहुत सारे हमारे दर्शक जुड़े हैं, सज्जाद है, मनोज है, उन सबका और भी कई हैं, उनका शुक्रिया आपका बहुत बहुत जो हमारे साथ जुड़कर कमेंट्स भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नयन भाई, कोई आखिरी संदेश, कोई आखिरी टिप्पणी दर्शकों के लिए आपकी? इसके अलावा जो एक थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमारे रोजी रोटी के दर्शकों को थोड़ा सा जो छुएगा, वो एक ऐसा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अपने नए रूल्स बनाए हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, और हमारे कई दर्शक जो क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे उसके लिए थोड़ा सा 1 जुलाई से नियमों में बदलाव आएगा। जी। और हम इसके बारे में अगले वीक में और डिटेल में बात करेंगे। पर जैसे आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट किसी ने बढ़ा दी, किसी बैंक ने, और यदि आपको क्रेडिट कार्ड ऐसे ही थमा दिया, जो भी हमारे यहाँ आज अग्रेसिव सेलिंग में होता है, यदि ऐसा कुछ होता है तो बैंक पे इसकी स्ट्रिक्ट कार्यवाही करी जाएगी। और यदि आपके एडिशनल लिमिट के कारण यदि आपके कोई पैसे गए हैं तो वो सब में पेनल्टी के साथ आपको वो पैसे वापस मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से जो जो क्रेडिट कार्ड के लिए हमारे यहाँ जो तकलीफें होती है, क्रेडिट कार्ड के बैंकर्स जो हमको इशू करते हैं वो उसका एडवांटेज लेते हैं, वो कभी कभी ब्याज पे ब्याज लगा देते हैं। बाकी की जो प्रैक्टिस है उस पर कहीं ना कहीं 1 जुलाई से कोई सुधार आने की बात है, और हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। और आपके क्रेडिट कार्ड में और क्या क्या सेफ्टी के फीचर्स और क्या क्या एक सेविंग फीचर्स ऐड होंगे 1 जुलाई से, ताकि आप सावधान रहें और आप इस प्रावधान जो सब करे जाने वाले हैं उसका अपने हित के लिए उपयोग करें। और यदि आपके जो इशूअर्स है वो आपका कोई एडवांटेज न ले, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीक में। बिल्कुल तब सही तक कहा मेरे ख्याल आपने। से रोजी रोटी आप देखते रहिए। रोटी के बारे में हम लोग और बात करेंगे, गेहूं के बारे में और बात करेंगे। जी दिनेश। बिल्कुल बिल्कुल, हालात थोड़े थोड़े काबू से बाहर हो रहे हैं और सरकार फिलहाल इसके ऊपर ज्यादा चिंतित नजर नहीं आ रही है। आरबीआई भी निश्चिंत होकर बैठा हुआ है, जबकि अमेरिकन फेड ने कहा कि इस साल तो 50 बेसिस पॉइंट के कई रेस किए जा सकते हैं। वो तो अब उनकी न्यूज ये आ रही है। और एक प्रिय विषय जो हमारे नयन भाई का होता है क्रिप्टो के बारे में, जो कई बार बात करते हैं, तो लॉट ऑफ क्रिप्टो एजेंसीज और या जो कंपनीज हैं, दे आर रशिंग टू दुबई नाउ एंड लिविंग इंडिया एंड गोइंग देयर फॉर बिजनेस पर्पस, क्योंकि इंडिया के रूल्स कुछ स्टिफ होते जा रहे हैं। तो इसके बारे में भी शायद हम आने वाले हफ्तों में आपके साथ चर्चा जरूर करेंगे, क्यों इंडिया की जितनी भी क्रिप्टो कंपनीज है छोड़ छोड़कर दुबई क्यों जा रही हैं। खैर, तो ये सब बातें थी। बहुत सारा आज लंबा एपिसोड हो गया, लेकिन चूंकि चीजें बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी और हमारी डेली जो जरूरत की चीजें होती हैं, रसोई घर से रिलेटेड चीजें होती हैं, उस पर चर्चा आवश्यक थी। तो दर्शक मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, और नयन भाई का करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने कीमती समय निकाला, हमारे साथ जुड़े। और अगले हफ्ते सोमवार को फिर आपके साथ आएंगे रोजी रोटी के अंदर नई खबरों के साथ, नई विवेचना के साथ। धन्यवाद आप सबका।